myself Majita Yadav, your SST teacher. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 4, क्वेश्चन आंसर. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग और इस चैप्टर को रीड करवा दिया है. आज हम इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर करते हैं. हमारा चैप्टर नंबर 4 है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट. इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कॉजिंग क्लाइमेट वेरिएशन. क्लाइमेट में विभिन्नता के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं, किसके कारण क्लाइमेट में विभिन्नता आती है, वेरिएशंस आते हैं, अलग अलग जगह क्लाइमेट अलग अलग होती है. हमारा आंसर है मैनी फैक्टर्स बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन कैन कोज चेंज इन अर्थ एनर्जी बैलेंस इंक्लूड. यानी कि हम बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं जो हमारी जो अर्थ है उसकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, चेंज करते हैं. वो कौन कौन से हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और ह्यूमन मेड मतलब मनुष्य के द्वारा किए हुए भी हो सकते हैं. नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक. तो फर्स्ट हम नेचुरल का एग्जांपल देंगे और सेकंड ह्यूमन का. तो नेचुरल क्या है, वेरिएशन इन द सन एनर्जी रीचिंग अर्थ. यानी कि हमारी जो अर्थ है उस पर जो सन एनर्जी है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है, उसके कारण भी क्लाइमेट अलग होती है अलग अलग स्थान की. सेकंड है जो ह्यूमन का एग्जांपल दिया हुआ है, चेंज इन द ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट. यानी कि जो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसके कारण मनुष्य जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैसें उत्पन्न करता है उसके कारण भी हमारी क्लाइमेट में विभिन्नता आती है. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नेम द 3 टेम्परेचर जोन ऑफ द अर्थ, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम. यानी कि 3 जो टेम्परेचर जोन हमने इस चैप्टर में पढ़े थे उनके नेम लिखने हैं और उनमें से किसी एक को एक्सप्लेन करना है. तो फर्स्ट जो टेम्परेचर जोन है वो कौन सा है, द टोरिड जोन. सेकंड है द टेम्परेट जोन और थर्ड है द फ्रीज्ड जोन. तीनों के नाम है बेटा ये, द टोरिड जोन, द टेम्परेट जोन, द फ्रीज्ड जोन. बेटा हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर हमें 3 टेम्परेचर जो जोन है उसको उसके नेम लिखने हैं और एक को एक्सप्लेन करना है. तो हमारा फर्स्ट जो है द टोरिड जोन, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं. द टोरिड जोन हैज ए वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट. यानी कि जो टोरिड जोन है उसकी जो क्लाइमेट है वो बहुत अधिक गर्म है और वेट क्लाइमेट है. वी हैव दिस जोन फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में, दोनों साइड यानी कि इक्वेटर के दोनों साइड ये जोन हमें मिलता है और ये सबसे गर्म जोन है, इसलिए इसको हॉटेस्ट जोन भी कहते हैं, हमारी अर्थ का सबसे हॉटेस्ट जोन भी कहते हैं. तो हमें इसको एक्सप्लेन करना था, हमने इतनी बात बताई इसके अंदर कि ये सबसे हॉट और वेट जोन है, वेट क्लाइमेट है इस जोन की. और ये जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक पाया जाता है. यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक मिलता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द सी. हाउ. यानी कि जो क्लाइमेट है किसी स्थान की वो डिस्टेंस फ्रॉम द सी यानी कि सागर से दूरी के द्वारा इफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है. वो कैसे, आंसर क्या है, बिकॉज द लैंड हीट्स अप एंड कूल फास्ट. इसका कारण क्या है कि सागर के पास जो स्थान होगा वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो इतना ज़्यादा गर्म होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है, लेकिन जो लैंड का जो एरिया होता है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है. तो वहाँ पर गर्मी भी अधिक होती है और सर्दी भी अधिक होती है. तो इसका कारण क्या है, इस तरह एक किसी भी सागर के पास क्लाइमेट इफेक्ट करती है किसी स्थान को, बिकॉज द लैंड हीट्स अप एंड कूल फास्टर. जो कि लैंड है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है. नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज अल्टीट्यूड इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. अल्टीट्यूड जो है यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई, अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट अबाव द सी लेवल. तो समुद्र तल से ऊंचाई किस प्रकार किसी स्थान की क्लाइमेट को इफेक्ट करती है. एज द अल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस इंक्रीजेज इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेज. यानी कि किसी स्थान पर, किसी भी स्थान पर हम समुद्र तल से ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो उस स्थान का टेम्परेचर हाइट पर बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम होता है. यानी कि सेम जो लैटिट्यूड है उस पर 2 स्थान है और दोनों का जो अल्टीट्यूड है वो अलग अलग है.
तो हाई एल्टीट्यूड वाले जो स्थान है उसका टेम्परेचर क्या मिलेगा, लो मिलेगा, और लो एल्टीट्यूड वाले स्थान का जो टेम्परेचर है वो कैसा मिलेगा, हाई मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एज द एल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस, किसी स्थान पर समुद्र तल की जो ऊंचाई है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो इट्स टेम्परेचर डिक्रीज, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय ओशियन करंट्स, यानी कि आप जो महासागरीय धाराएं हैं उनके बारे में क्या जानते हैं। आंसर क्या है, ए कॉन्टिन्यूअस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर इज कॉल्ड एन ओशियन करंट, यानी कि एक लगातार मूवमेंट ओशियन वाटर की, ओशियन के अंदर जो लगातार मूवमेंट होती रहती है वाटर की, वो क्या कहलाती है, ओशियन करंट्स कहलाती है, महासागरीय धारा कहलाती है। So thank you students, I hope you understand in this question answer dear students। ये हमारा जो क्लास 5th है इसके अंदर हमने चैप्टर 5 जो 4 है हमारा ये कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड लर्न एंड राइट दिस क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक शुड बी नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग। Good morning, student of 5th class. I am Simran ma'am, your English teacher. Students, you know very well about that. In previous class, we have done our reading part of first chapter, exercise and question answer. Student, in this class, we will start our second poem, The Creation of God. अपनी poem का name है and its poet name C.F. Exlander. So students, let's start. The poem tells us about the enduring words of gods. इस पोएम में बताया गया है कि गॉड के लिए बहुत ही स्थायी वर्ड्स यूज किए गए हैं। इसमें द चिल्ड्रंस प्राइज द ब्यूटी ऑफ एज वेल एज वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। दे आर थैंकिंग गॉड फॉर सच चेरिशाइज्ड गिफ्ट्स। इस पोएम में हमें गॉड के बारे में कुछ वर्ड्स बताए गए हैं जो कि बहुत ही वंडरफुल है। गॉड्स की क्रिएशन के बारे में बताया गया है, उनकी अद्भुत रचनाओं के बारे में बताया गया और गॉड को एक बहुत अच्छा थैंक यू बोला गया है जो कि जो हमें नेचुरल गिफ्ट्स दिए गए हैं उनके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, सभी चीज़ें चमकीली और सुंदर हैं। ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, क्रिएचर्स का मतलब होता है जीव, सभी जीव छोटे या बड़े सब महान होते हैं। ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, वंडरफुल का यहाँ मतलब होता है अद्भुत, सभी चीज़ें बुद्धिमान और अद्भुत हैं। द गुड गॉड मेड दैम ऑल, इन चीज़ों को भगवान ने बनाया है। नेक्स्ट पैराग्राफ है अपना, ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, हर छोटे फूल खिलते हैं। पहले क्या होती है, फूलों में कली बनती है, कली से क्या बनते हैं, वो फूल खिलते हैं। ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, सभी छोटे पक्षी चहचहाते हैं। ही मेड देयर ग्लोविंग कलर्स, वह अपने रंग को बिखेरते हैं। ही मेड देयर टीनी विंग्स, उनके छोटे पंख बनाए गए हैं। विंग्स का मतलब होता है पंख। द पर्पल हेडेड माउंटेन, बैंगनी रंग का वो पहाड़। द रिवर रनिंग बाय, नदियाँ जो बह रही होती हैं। द मॉर्निंग एंड द सनसेट, सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय। द ब्राइटन अप द स्काई, ब्राइटन का मतलब होता है उज्ज्वल, आकाश को उज्ज्वल बनाता है। द टाल ट्रीज इन द ग्रीन वुड, हरी लकड़ी के ऊंचे पेड़। द प्लीजेंट समर सन, सुखद गर्मी का सूरज, प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद। द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन, राइप का मतलब होता है पके हुए, बगीचे में पके हुए फल। ही मेड दैम एवरीवन, यह सारी चीज़ें किसने बनाई हैं, गॉड के द्वारा बनाई गई हैं। ही गेव अस आइज टू सी दैम, उन्होंने हमें क्या दी है, आइज़ दी है, ताकि हम इन नेचुरल चीज़ों और सभी चीज़ों को संसार में देख सकें। एंड लिप्स दैट वी माइट टेल, और हमें क्या दिए गए हैं, होठ दिए गए हैं, ताकि हम इन सभी चीज़ों के बारे में देखकर बता सके, जान सके।
हाउ ग्रेट इज़ गॉड अल्टीमेटली, गॉड ने इन सब चीज़ों में, गॉड कितने महान हैं जो कि उन्होंने इन सब चीज़ों को बनाया है। हु हैज़ मेड ऑल थिंग्स वेल, गॉड ने जो भी जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वो क्या बनाई हैं, वंडरफुल बनाई हैं, बहुत ही अच्छी बनाई हैं। जो भी हमारी नेचुरल चीज़ें होती हैं, हमारे आसपास होती है, वो सारी किसके द्वारा बनाई गई हैं, गॉड के द्वारा बनाई गई हैं। और इस पोयम में हम गॉड का ग्रेट थैंकफुल करते हैं कि उन्होंने हमें ये इतनी सारी चीज़ें दी। So students, next let's we start some important word meanings of this poem. फर्स्ट है हमारी क्रिएचर, CREATURE, क्रिएचर। क्रिएचर का मतलब होता है जीव, इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, एनिमल। सेकंड है टिनी, टिनी का TINY, टिनी का हिंदी वर्ड के हिंदी मीनिंग क्या होता है, छोटे, और टिनी का सिमिलर वर्ड क्या होगा, स्मॉल। थर्ड है वंडरफुल, WONDERFUL, वंडरफुल। वंडरफुल का हिंदी मीनिंग क्या होगा, अद्भुत, और इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, अमेजिंग। फोर्थ है हमारा प्लीजेंट, PLEASANT, प्लीजेंट। प्लीजेंट का क्या होता है हमारा हिंदी मीनिंग सुखद, और इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, नाइस। सेकंड लास्ट है हमारा फिफ्थ राइप, राइप का हिंदी वर्ड क्या होगा, पके हुए, फुल्ली मेच्योर्ड। एंड सिक्स्थ लास्ट है हमारा ऑलमाइटी, ALMIGST, ऑलमाइटी। ऑलमाइटी का मतलब क्या होता है, सर्वशक्तिमान, इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, गॉड। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज पार्ट ए। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। फर्स्ट है हमारा ब्लैंक हैज़ मेड ऑल थिंग्स, किसके द्वारा बनाई गई ये सारी चीज़ें। ऑप्शन ए है एनिमल, बी मैन, सी गॉड, एंड डी नेचर। तो किसके द्वारा बनाई गई है, गॉड के द्वारा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है गॉड मेड द टीनी ब्लैंक, गॉड ने छोटे क्या बनाए हैं, ए विंग्स, बी ट्रीज, सी पीपल, एंड डी है हमारा क्लाउड। तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छोटे पंख बनाए हैं किसके लिए, पक्षियों के लिए, ताकि वो आसमान में उड़ सके। थर्ड है हमारा द मॉर्निंग एंड द सनसेट ब्लैंक अप द स्काई, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय आसमान को कैसा बनाता है। ए है ऑप्शन राइजन, बी ब्राइटन, सी मेड, एंड डी ब्लू। तो कैसा बनाता है हमारा, ब्राइटन बनाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ, गॉड हैज़ मेड ऑल थिंग्स ब्लैंक, तो गॉड ने ये सारी चीज़ें कैसी बनाई हैं। तो फर्स्ट है ए है हमारा अगली, बी है हमारा डिसऑर्गेनाइज्ड, सी है हमारा बैड, एंड डी है हमारा वेल। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, वेल आएगा इसमें। एंड हमारा बी पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट सुटेबल वर्ड्स गिवन विद द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में जो हमारे वर्ड्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करने। फर्स्ट है हमारा ऑल थिंग्स वाइज एंड, क्या था हमारा, वंडरफुल। फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, वंडरफुल। गॉड मेड दैम ऑल। सेकेंड है ही मेड देयर क्लॉविंग, क्या बनाया उसने, रंग बिरंगे कलर्स बनाए, ठीक है। तो सेकंड में क्या आ जाएगा हमारा, कलर्स आ जाएगा। ही मेड देयर टीनी विंग्स, और छोटे पंख बनाए हैं। थर्ड है हमारा द प्लीजेंट समर सीजन, द राइप ब्लैंक इन द गार्डन, तो पके हुए क्या थे, फ्रूट्स थे। तो थर्ड में हमारा क्या आ जाएगा, फ्रूट्स आ जाएगा। एंड फोर्थ, हाउ ब्लैंक इज कॉल्ड अल्टीमेटली हु हैज़ मेड ऑल थिंग्स। तो फोर्थ ऑप्शन में क्या आ जाएगा हमारा, ग्रेट। फोर्थ ब्लैंक में क्या आ जाएगा हमारा, ग्रेट। हाउ ग्रेट इज गॉड अल्टीमेटली हु हैज़ मेड ऑल थिंग्स वेल। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज भी है हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में जो हमारे सुटेबल वर्ड्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो फर्स्ट है अपना ऑल थिंग्स वाइज एंड ब्लैंक गॉड मेड दैम ऑल, सारे थिंग्स क्या है,
बुद्धिमान है और क्या है, वंडरफुल। फर्स्ट ऑप्शन में क्या आ जाएगा हमारा, वंडरफुल। सेकंड है ही मेड देयर ग्लोविंग ब्लैंक, ही मेड देयर टिनी विंग्स। तो सेकंड ऑप्शन में क्या आ जाएगा हमारा, ग्लोविंग कलर्स। सेकंड में कलर्स आ जाएगा। एंड थर्ड है हमारा द प्लीजेंट समर सन, द राइप ब्लैंक इन द गार्डन। पके हुए क्या होते हैं गार्डन में, तो क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो थर्ड ब्लैंक में क्या आ जाएगा हमारा, फ्रूट्स आ जाएगा। फोर्थ है हाउ ब्लैंक इज गॉड ऑल माइटी हु हैज़ मेड ऑल थिंग्स वेल। तो फोर्थ ऑप्शन में क्या आ जाएगा हमारा, ग्रेट। हाउ ग्रेट इज गॉड ऑल माइटी हु हैज़ मेड ऑल थिंग्स वेल। एंड हमारी सी एक्सरसाइज है गिव रिदमिंग वर्ड्स फॉर, हमें रिदम वर्ड्स बताने हैं इनके। फर्स्ट है हमारा ब्राइट, ब्राइट का क्या होगा, फर्स्ट लाइट, फाइट एंड नाइट। सेकंड है हमारा ग्रेट, ग्रेट का क्या होगा, दैट, हेट एंड वेट। थर्ड है हमारा सिंग्स, सिंग्स का रिदम वर्ड क्या होगा, विंग्स, ब्रिंग्स एंड रिंग्स, ठीक है। एंड फोर्थ है हमारा टिनी, टिनी का क्या होगा, साइनी, स्काई एंड माई। एंड फिफ्थ है हमारा वेल, वेल का क्या होगा, रिदम वर्ड टेल, ऑल एंड फेल। सो क्लियर स्टूडेंट्स। एंड हमारा लास्ट पार्ट है डी पार्ट, गिव एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम से कुछ वर्ड्स उठाए गए हैं, इनकी हमें एंटोनियम वर्ड्स बताने हैं। तो फर्स्ट है हमारा नो वन, नो वन का, नो वन होता है कोई नहीं, नो वन का एंटोनियम यानी अपोजिट वर्ड क्या होगा, समवन। सेकंड है हमारा सनराइज, सूर्योदय, सनराइज का एंटोनियम अपोजिट वर्ड क्या होगा, सनसेट, ठीक है। एंड थर्ड है राइप, सनसेट। एंड थर्ड है हमारा अनराइप, मीन्स पके हुए नहीं होते, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा हमारा, राइप, पके हुए। एंड फोर्थ है हमारा डल, डल का होता है जो चमकदार नहीं होता, मीन्स धुंधला सा। और फिर इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, ब्राइट, चमकदार। फिफ्थ है अगली, बुरा दिखने वाला, एंड इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, सुंदर। सो स्टूडेंट्स, आई होप that you will understand this poem reading, and this exercise write in your notebook and learn also. And thank you students, have a nice day. Good morning students, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear students, we have done Roman numerals. Now we do our exercise 4.1 addition. Okay student, let's start. So let's start our question number first of exercise 4.1. Now the first question is find the sum, and question number first is 41,68,934, and second digit is 12,05,869. Now we add this question, and 4 plus 9 13, carry 1, 3 plus 6 9, 1 carry 10, 9 plus 8 17, and 1 carry 18, carry 1, 8 plus 5 13, carry 1 14, 6 plus 1 7, 1 plus 2 3, and 4 plus 1 5. Now we do our B part, and B part is 24,98,496, and second digit is 60,45,899. Now we add
Question number, 6 plus 9, 15, carry 1. 9 plus 9, 18, carry 1, 19, carry 1. 4 मुझे खराब हो गया करते हैं तो हमारी वीडियो चली जाएगी. 4 plus 8, 12, carry 1, 13, carry 1. 8 plus 5, 13, 1 carry 14. 9 plus 4, 13, carry 1, 14, carry 1. 4 plus 0, 4 and carry 1, 5, and 2 plus 6 is equal to 8. Now we do our C part. And our C part is 8 crore 16 lakh 93,631 plus 1 crore 19 lakh 11,241. Now we add 1 plus 1 2, 3 plus 4 7, 6 plus 2 8, 3 plus 1 4, 9 plus 1 10, carry 1. 6 plus 9 15, 15 plus 1 16, carry 1. 1 plus 1 2 and 1 carry 3. 8 plus 1 9. Okay students? Okay students, your D part of question number first you can do yourself. Now we do question number second of exercise 4.1. So let's start. And our question number second is find the sum of the following numbers. And our first question is 3,25,475 and 2,65,830. Dear student, first of all we arrange the given question in column, then we add. So first of all we arrange the number in column. First of all we mention places, ones, tens, 100, 1,000, 10,000, lakh. Our digit is 3,25,475. Now we write second digit 2,65,830. So we add the question. 5 plus 0 5, 7 plus 3 10, carry 1. 4 plus 8 12, carry 1. 13, carry 1. 5 plus 5 10, carry 1. 11. 2 plus 6 8, carry 1. 9, and 3 plus 2 5. And our question number second is 5,25,004, 55,000, 55,85,240 and 88,35,970. First of all, we count the digit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dear student, first digit have 6 digit and last digit have 7 digit. First of all, we mention places, ones, tens, 100, 1,000, 10,000, lakh or 10 lakh. And our digit is 5 lakh
25,478. And next digit is 55 lakh 85,240. Next is 88 lakh 35,970 and plus 8 plus 0 plus 0 8 as it is. 7 में 4 प्लस किया 11, 11 में 7 प्लस किया 18, कैरी 1, 4 प्लस 2 6, 6 में 9 प्लस किया 15, कैरी 1 16, कैरी 1, 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15, कैरी 1 16, 1 2 प्लस 8 10 और 3 प्लस करेंगे 13, कैरी 1 14, कैरी 1 5 प्लस 5 10, 10 में 8 प्लस करेंगे 18 1 कैरी 19. यहाँ पर डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पर 0 राइट कर देंगे, कैरी 1. 0 में 5 प्लस किया 5, 5 में 8 प्लस किया 13, कैरी 1 14. Okay student, I think you understand very well our question number second and first. So dear student, as it is you can do your remaining parts of question number second. Okay student, thank you. Good morning students, I am Anu Yadav, your GK teacher from MLP International School Rajpura. So students, let's start. Our today's topic is Animal Kingdom. Student, it is chapter number 4, Animal Kingdoms. Let's start our lesson. Our earth has various living creatures like humans, animals, birds, etc. Students, जो हमारा अर्थ है उस पे अलग अलग लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं, जैसे ह्यूमंस मानव मनुष्य, एनिमल्स पशु, बर्ड्स पक्षी, और काफ़ी सारे इंसेक्ट्स रेप्टाइल्स, काफ़ी सारे जीव जंतु भी हमारे अर्थ पे रहते हैं, हमारी पृथ्वी पर रहते हैं, सरवाइव करते हैं. These animals and birds have different features. Students, ये अलग अलग एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स जो भी हैं, इनके सभी के अलग अलग फीचर्स होते हैं, उनमें अलग अलग भिन्नताएं होती है. कैसे एक रेप्टाइल, इंसेक्ट, एनिमल दूसरे से अलग होता है, सभी की अलग अलग फीचर्स होते हैं. मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद देयर राइट ऑप्शंस. स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 कॉलम गिवन है, हमारे चैप्टर में 2 कॉलम गिवन है, कॉलम ए एंड कॉलम बी. हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन स्टेटमेंट के साथ हमें उनके करेक्ट ऑप्शन को मैच करना है. लेट्स स्टार्ट आवर मैचअप्स. फर्स्ट वन इज आई हैव ए नेम ऑफ स्पोर्ट्स आइटम बट आई कैन फ्लाई ऑल्सो. स्टूडेंट, स्पोर्ट्स मीन्स, स्पोर्ट्स आइटम मीन्स जो खेलने की वस्तुएं होती हैं, जैसे बैट, बॉल, हॉकी, ये सारे जो खेलने की वस्तुएं होती हैं उन्हें हम स्पोर्ट्स आइटम कहते हैं. ये क्या कह रहा है कि मेरा नाम जो है वो एक स्पोर्ट्स आइटम के ऊपर है. स्पोर्ट्स आइटम का नाम जो होता है वो ही मेरा नाम है. बट आई कैन फ्लाई ऑल्सो, लेकिन क्या कर सकता हूं, मैं उड़ भी सकता हूं. जो स्पोर्ट्स आइटम होंगे वो नॉन लिविंग थिंग है, सांस नहीं लेते, निर्जीव वस्तु हैं और उड़ भी नहीं सकते. लेकिन ये यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैं उड़ भी सकता हूं. लेट्स सी अवर ऑप्शंस फ्रॉम कॉलम बी. चीता नो, चैमेलियन नो, एलिफेंट नो, बैट यस. स्टूडेंट्स, वी ऑल नो बैट. बैट मीन्स बल्ला. जो बल्ला होता है वो एक स्पोर्ट्स आइटम है जिसको हम क्रिकेट खेलने में यूज करते हैं. बैटमैन, जो बैटमैन होता है वो उड़ भी सकता है. It can fly also. So our first statement match with D. Students, don't match like this. आपको लाइन से ऐसे मैच नहीं करना है. आपको क्या करना है, जो हमारे पास कॉलम बी में ऑप्शंस गिवन है उनके बैक साइड में आपको जो हमारे पास यहाँ नंबरिंग है वो नंबर लिखने हैं.
जैसे कि हम फर्स्ट को किससे मैच करेंगे, डी नंबर से. सो राइट हेयर 1 आफ्टर डी ऑप्शन. बैटमैन के पीछे आपको नंबर 1 लिखना है. लेट्स सी अवर सेकंड. लार्जेस्ट स्नेक फाउंड इन साउथ अफ्रीका. सबसे बड़ा स्नेक साउथ अफ्रीका में जो पाया जाता है, हमें उसका नेम बताना है. स्नेक मीन्स सांप. साउथ अफ्रीका में सबसे जो बड़ा सांप पाया जाता है उसका नेम हमें बताना है. लेट्स सी ऑप्शंस. चीता, चमेलियन, एलिफेंट, एनाकोंडा. यस स्टूडेंट्स, एनाकोंडा जो है वो एक स्नेक की प्रजाति है और वो कहाँ पाई जाती है, साउथ अफ्रीका में पाई जाती है. सो मैच अवर statement second with E. So write second options after anaconda. After the option E, write second. Third one is animals belong to cat family known for his speed. Students, जो कैट फैमिली से बिलोंग करता है ऐसा एनिमल हमें बताना है और वो किसके लिए जाना जाता है, अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है. हमें उस एनिमल का नेम बताना है. चीता. यस स्टूडेंट्स, जो चीता है वो कैट फैमिली से बिलोंग करता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे चीते की पिक्चर हमारे पास गिवन है हमारी बुक में. एंड इट जस्ट लाइक कैट. कैट के जैसे दिखाई देता है. चीता होता है वो कैट फैमिली से बिलोंग करता है और अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है. सो जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, एनिमल बिलोंग टू कैट फैमिली नोन फॉर हिज स्पीड इज चीता. मैच नंबर 3 स्टेटमेंट विद ए. सो राइट नंबर 3 बिहाइंड चीता. फोर्थ वन इज बर्ड हु कैन फ्लाई बैकवर्ड ऑल्सो. ऐसे बर्ड का नेम बताना है जो आगे की साइड तो उड़ता ही है लेकिन साथ में पीछे की साइड भी फ्लाई करता है, यानी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों में ही फ्लाई करता है. चमेलियन. हमारे ऑप्शंस जो बचे हुए हैं उनमें चमेलियन, एलिफेंट, डॉल्फिन, ऑस्ट्रिच, हुमिंग बर्ड. यस हुमिंग बर्ड इज अ बर्ड विच कैन फ्लाई बैकवर्ड ऑल्सो. जो हुमिंग बर्ड है वो आगे की साइड तो उड़ता भी है लेकिन वो पीछे की साइड भी फ्लाई कर सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लाई कर सकता है. और स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता होगा कि हुमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड. जो हुमिंग बर्ड है वो स्मॉलेस्ट बर्ड है, अपनी प्रजाति में सबसे छोटा बर्ड है हुमिंग बर्ड. सो मैच नंबर 4 स्टेटमेंट विद एच. बर्ड हु कैन फ्लाई बैकवर्ड ऑल्सो इज हुमिंग बर्ड. Our fifth one is, students, our fifth is lizard can change his color according to surface. Lizard means छिपकली. जो छिपकली होती है वो जो अपना नेबरिंग सरफेस होता है उसके अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेता है. ऐसा हमें जो लिजार्ड होती है उसका नेम बताना है. ऐसी कौन सी लिजार्ड है जो अपना सरफेस के अकॉर्डिंग कलर चेंज कर लेती है? इट इज चैमेलियन. चैमेलियन मीन्स गिरगिट, जिसको हम हिंदी में गिरगिट बोलते हैं. गिरगिट क्या होता है, अपना जो आसपास, जैसे उसके आसपास ग्रीन कलर होता है तो वो अपनी बॉडी का ग्रीन कलर चेंज कर लेता है. अगर उसके सरफेस का कलर रेड है तो चैमेलियन अपना रेड कलर कर लेता है. स्टूडेंट्स, जो चैमेलियन होता है वो अपना रंग बदल लेता है अपने नेबरिंग सरफेस के अकॉर्डिंग. सो मैच नंबर 5, lizard can change his color according to surface is chameleon. हमें नंबर 5 स्टेटमेंट को बी से मैच करना है. सो राइट नंबर 5 बिहाइंड द ऑप्शन chameleon. नंबर 6 इज कॉमन एनिमल ऑफ व्हाइट कलर इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में आमतौर पर जो व्हाइट कलर का एनिमल मिलता है, पाया जाता है, उसका नेम बताना है. इट इज एलिफेंट. स्टूडेंट्स, यू ऑल नो जो हमारे पास इंडिया में एलिफेंट होते हैं वो मोस्टली ग्रे कलर के होते हैं, ग्रे कलर उनका होता है. लेकिन जो साउथ अफ्रीका में कॉमनली एनिमल ये एलिफेंट पाए जाते हैं उनका कलर क्या होता है, व्हाइट कलर होता है. साउथ अफ्रीका में व्हाइट कलर के एलिफेंट पाए जाते हैं. सो मैच नंबर 6 स्टेटमेंट विद सी ऑप्शन एलिफेंट. कॉमन एनिमल ऑफ व्हाइट कलर इन साउथ अफ्रीका इज एलिफेंट. नंबर 7 इज
इंटेलिजेंट एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स स्टूडेंट जो पानी में पाए जाने वाले जीव को हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। पानी वाले जो जीव होते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स हम कहते हैं। सबसे इंटेलिजेंट एक्वेटिक एनिमल्स कौन सा है? डॉल्फिन। जो डॉल्फिन है वो एक पानी का जीव है और पानी के अंदर रहता है और सबसे इंटेलिजेंट एक्वेटिक एनिमल भी है। सो मैच नंबर 7 स्टेटमेंट इंटेलिजेंट एक्वेटिक एनिमल्स is dolphin. So match number 7 with F option, dolphin. Our last statement is bird, big in size but cannot fly. स्टूडेंट्स जो बर्ड होते हैं वो मोस्टली फ्लाई करते हैं, उनके पास विंग्स होती है, वो उड़ सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा बर्ड है, साइज में सबसे बड़ा है, बट कैन नॉट फ्लाई, लेकिन वो उड़ नहीं सकता। बर्ड तो है लेकिन वो उड़ नहीं सकता और साइज में भी बहुत बड़ा है। इट इज ओस्ट्रिच। जो ओस्ट्रिच है वो सबसे बड़ा बर्ड है लेकिन वो उड़ नहीं सकता, उसके पास विंग्स भी है लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकता। सो मैच द 8 स्टेटमेंट विद जी। बर्ड बिग इन साइज बट कैन नॉट फ्लाई इज ओस्ट्रिच। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस आवर चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम्स। आज हमने एनिमल्स के बारे में और बर्ड्स के बारे में स्टडी की है और उनकी इम्पोर्टेंस हमने पता की है, जानी है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये अपना फेयर नोटबुक में प्लस बुक में दोनों में फिल करना है। नोटबुक में आपको सुंदर राइटिंग में, हैंड राइटिंग में लिखना है, साथ में ये आपको चैप्टर लर्न भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द चैप्टर, like the video. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज मैं शुरू कराने जा रही हूँ पाठ 3 कक्षा 5वीं का। पाठ का नाम है उचित बंटवारा। दिल्ली शहर से बाहर एक छोटा सा गुरुकुल था। कहाँ था गुरुकुल? दिल्ली शहर से बाहर। आचार्य जी बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा भी दिया करते थे। उनके 3 शिष्य कृष्णा, राम और भरत उन्हें बहुत प्रिय थे। कौन कौन से शिष्य थे जो गुरुजी को प्रिय थे? कृष्णा, राम और भरत। वे गुरुजी की सेवा करते और गौशाला भी संभालते थे। तो बच्चों ये जो गुरुजी के शिष्य थे क्या क्या करते थे? गुरुजी की सेवा करते थे और गुरुजी के जो आश्रम में गौशाला थी उसको भी संभालने का काम करते थे। गायों की संख्या में वृद्धि होती रहती, वृद्धि यानी बढ़ोतरी। गरीब परिवारों के बच्चे भी वहाँ विद्या अध्ययन करने आते रहते थे। उस आश्रम में अमीर बच्चों के साथ साथ गरीब परिवारों के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। विद्या अध्ययन करना, शिक्षा ग्रहण करना। एक दिन आचार्य जी ने अपने तीनों प्रिय शिष्यों की शिक्षा समाप्ति के पश्चात उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, बालकों, तुमने अनेक वर्षों तक इस गुरुकुल हमारी और गऊ की सेवा की है। अब तुम दुनिया में जाकर अपना जीवन बिताओ। जाते समय तुम्हारी निष्ठा और सेवा के परिणाम स्वरूप मैं तुम्हें ये गायें देता हूँ। तो गुरुजी ने अपने शिष्यों की गुरु सेवा और गौ सेवा से प्रभावित होकर उन्हें क्या दिया दान में? गायें। इन गायों का बंटवारा कुछ इस प्रकार होना चाहिए। कृष्णा ने अधिक वर्षों तक गुरुकुल में रहकर सेवा की, इसलिए गायों का आधा भाग उसका। राम को उससे कम 1/3 भाग और भरत, तुम्हारा सेवा काल सबसे कम है, इसलिए 9वां भाग तुम्हारा। तो गुरुजी ने अपने शिष्यों में गायों का बंटवारा किस तरह से करने के लिए कहा? राम जो उनके शिष्य थे वो सबसे ज़्यादा समय तक गुरुकुल में रहे थे, इसलिए उसको गायों का आधा भाग देने को कहा और राम को 1/3 भाग और भरत को 9वां भाग, क्योंकि वह
गुरुकुल में सबसे कम समय के लिए रहा था। सभी शिष्य इस निर्णय से संतुष्ट हुए और गायों को गिनने लगे, तो गायों की संख्या 17 निकली। तो गुरुजी के निर्णय से, गुरुजी के फैसले से सभी शिष्य जो है बहुत खुश थे और उन्होंने गायों की गिनती शुरू की। तो गायों की संख्या कितनी निकली? 17। अब सोच में पड़ गए। गुरुजी के हिसाब से 8 सही 1/2 गायें कृष्णा, 5 सही 2/3 गायें राम के और भरत के हिस्से में 1 सही 8/9 गायें आनी थी। गाय कोई बेजान वस्तु तो नहीं थी जिसे वे बांट लेते। सभी ने एक बुजुर्ग को बुलाया और बंटवारा करने के लिए कहा। तो बच्चों, गुरुजी के शिष्य ने किसको बुलाया बंटवारा करने के लिए? एक बुजुर्ग व्यक्ति को। बुजुर्ग व्यक्ति के पास अपनी भी एक गाय थी। उन्होंने उसे भी आश्रम की गायों में मिला दिया। अब 18 गायें पूरी हुई। तो बुजुर्ग व्यक्ति जो था उसने अपने पास में जो एक गाय थी उसको भी आश्रम की गायों में मिला दिया और अब गायों की संख्या कितनी हो गई? 18। सबसे पहले कृष्णा को बुलाकर 9 गायें सौंप दी गई। कृष्णा को कितनी गायें दी गई? 9 गायें। फिर राम को शेष बची 9 गायों में से कुल का तीसरा हिस्सा यानी 6 गायें मिली। तत्पश्चात भरत को तीनों गायों का 9वां हिस्सा अर्थात 2 गायें सौंप दी गई। तो बच्चों, राम को कितनी गायें मिली? 6 और भरत को मिली 2 गायें। सभी अपनी अपनी गायें पाकर बहुत खुश हुए। इस प्रकार बुजुर्ग व्यक्ति ने समझदारी से बंटवारा कर सूझबूझ का परिचय दिया, क्योंकि 9 + 6 + 2 की कुल संख्या 17 बनती है। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो बहुत समझदार थे और उन्होंने अपनी समझदारी से तीनों शिष्यों में उन गायों का बंटवारा किया। बस हो गया बंटवारा। अब मुझे मेरी गाय वापस लौटा दो, बूढ़े ने कहा। उनकी बुद्धि के चमत्कार से सभी हैरान पर खुश थे। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो बहुत बुद्धिमान थे, क्योंकि 17 जो गायें थी उनका बंटवारा हो नहीं सकता था सभी में, इसलिए उन्होंने अपनी गाय को मिलाकर 18 गायें बनाई और उसके हिसाब से सभी शिष्यों में गायों का बंटवारा किया। और जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनकी बुद्धि से सभी बहुत ही हैरान हुए और खुश भी हुए, क्योंकि उन्हें गायों का ठीक ठीक हिस्सा मिल गया था। तो बच्चों, ये पाठ आपकी समझ में आया। अब मैं इस पाठ के अभ्यास आपको कराती हूँ। तो बच्चों, पहले हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। गुरुकुल का अर्थ होता है प्राचीन विद्यालय। बुजुर्ग घर के सम्माननीय सदस्य। कौन होते हैं घर के सम्माननीय सदस्य? जैसे दादा दादी, नाना नानी आदि। आचार्य अध्यापक। निष्ठा मतलब विश्वास। सूझबूझ समझदारी। बेजान जिसमें जान न हो। तिहाई मतलब तीसरा। निर्णय का अर्थ होता है फैसला। व्यवहारिक ज्ञान हर रोज काम आने वाला ज्ञान। तत्पश्चात उसके बाद। मैं एक बार फिर से इन शब्दार्थों को रिपीट करती हूँ। गुरुकुल का मतलब है प्राचीन विद्यालय। बुजुर्ग घर के सम्माननीय सदस्य। आचार्य अध्यापक। निष्ठा विश्वास। सूझबूझ समझदारी। बेजान जिसमें जान न हो। तिहाई तीसरा। निर्णय फैसला। व्यवहारिक ज्ञान हर रोज काम आने वाला ज्ञान। तत्पश्चात उसके बाद। अब सबसे पहले हम अभ्यास कार्य में मौखिक प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही उच्चारण कीजिए। हमारे पास ये कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, इनका हमें उच्चारण करना है।
सबसे पहले विद्याधन, परिणाम स्वरूप, बंटवारा, निष्ठा, व्यवहारिक, बुजुर्ग, गुरुकुल, तत्पश्चात। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो बच्चों आपने पाठ पढ़ा है और पाठ आपके समझ में भी आया है, तो आपको ये जो है मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है बच्चे कहाँ पढ़ने जाते थे? कहाँ पढ़ने जाते थे? गुरुकुल में। अगला प्रश्न है गुरुजी के प्रिय शिष्य कौन थे? तो बच्चों गुरुजी के प्रिय शिष्य थे कृष्णा, राम और भरत। अगला प्रश्न है गौशाला में किसे रखा जाता है? तो बच्चों गौशाला में किसे रखा जाता है? गायों को। अब हम करते हैं लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न है उचित विकल्प पर सही निशान लगाइए। प्रश्न नंबर क गुरुकुल कहाँ बनवाया गया था? कहाँ बनवाया गया था बच्चों? दिल्ली से बाहर। तो यहाँ पर आप विकल्प नंबर 3 पर सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है गुरुजी ने बंटवारे के लिए कितनी गायें दी? तो बच्चों कितनी गायें दी थी? 17 है। तो इसमें आप विकल्प नंबर 3 पर सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है भरत को गायों का कितना हिस्सा प्राप्त हुआ? तो भरत को गायों का 9वां हिस्सा प्राप्त हुआ था बच्चों। तो इसमें आप विकल्प नंबर 1 पर सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है गायों को कहाँ रखा जाता है? इसमें सही होगा गौशाला में। इसमें आप विकल्प नंबर 3 पर सही का निशान लगाएंगे। अभी हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है समाप्त करने के पश्चात गुरुजी ने शिष्यों से क्या कहा? उत्तर होगा शिक्षा समाप्त करने के पश्चात गुरुजी ने कहा तुम्हारी सेवा के बदले मैं तुम्हें ये गायें देता हूँ। क्या कहा गुरुजी ने? कि तुम्हारी सेवा के बदले मैं तुम्हें ये गायें देता हूँ, जिनका आधा भाग कृष्णा को, 1/3 भाग राम को और 9वां भाग भरत को दे देना। अगला प्रश्न है भरत को गायों का कितना हिस्सा मिला और उस हिसाब से भरत को कितनी गायें मिलनी चाहिए थी? उत्तर होगा भरत को गायों का 9वां भाग मिला और उस हिसाब से उसे 2 गायें मिलनी चाहिए थी। अगला प्रश्न है गायों का बंटवारा करने के लिए बुजुर्ग व्यक्ति को क्यों बुलाया गया? उत्तर होगा गायों का बंटवारा करने के लिए बुजुर्ग व्यक्ति को इसलिए बुलाया गया क्योंकि तीनों शिष्य बंटवारा नहीं कर पा रहे थे। अगला प्रश्न है तीनों शिष्यों को कितनी कितनी गायें हिस्से में मिली? उत्तर होगा कृष्णा को 9, राम को 6 तथा भरत को 2 गायें हिस्से में मिली। अगला प्रश्न है बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी सूझबूझ का परिचय कैसे दिया? उत्तर होगा बुजुर्ग व्यक्ति ने सही बंटवारा करके अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। तो बच्चों अब हमने ये जो पाठ है वो पूरा करा दिया है और अभी हम करेंगे इस पाठ का व्याकरण पोर्शन, भाषा बोध। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द, विलोम शब्द। ज्ञान, अज्ञान, प्रिय, अप्रिय, शिक्षा, अशिक्षा, गरीब, अमीर, पास, दूर, संतुष्ट, असंतुष्ट, अधिक, कम, खुश, दुखी, अपनी, पराई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर उपयुक्त कारक चिन्हों का चुनाव कर भरिए। तो कारक चिन्ह क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से
वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो, उस रूप को कारक कहते हैं। जैसे सीता ने गीत गाया, यह ने कारक है। तो ऐसे ही हमें आगे कारक फिल करने हैं। हमारे पास दो दो विकल्प दिए गए हैं और खाली जगह में हमें कारक को फिल करना है। पहला वाक्य है, आचार्य जी बच्चों डैश व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देते थे। तो यहाँ आएगा को। आचार्य जी बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देते थे। अगला वाक्य है, आचार्य जी ने तीनों शिष्यों डैश बुलाया। यहाँ आएगा को। आचार्य जी ने तीनों शिष्यों को बुलाया। अगला वाक्य है, तुमने गुरुकुल व गायों डैश सेवा की है। इसमें आएगा की। तुमने गुरुकुल व गायों की सेवा की है। अगला वाक्य है, बुजुर्ग व्यक्ति ने गायों डैश बंटवारा कर दिया। इसमें आएगा का। बुजुर्ग व्यक्ति ने गायों का बंटवारा कर दिया। अगला वाक्य है, गरीब परिवारों डैश बच्चे भी विद्याधन करने आते थे। यहाँ आएगा के। गरीब परिवारों के बच्चे भी विद्याधन करने आते थे। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित उदाहरण को पढ़िए तथा दिए गए वाक्यों के काल बदलिए। जैसे इन्होंने उदाहरण दे रखा है, आचार्य जी बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा भी देते हैं। यह है वर्तमान काल। क्या होता है वर्तमान काल? चल रहा समय। चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। तो ये वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला उदाहरण है, आचार्य जी बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा भी देते थे। ये भूतकाल है, यानी कि बीता हुआ समय। और इससे अगला वाक्य है, आचार्य जी बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की भी शिक्षा देंगे। ये उदाहरण है भविष्यत काल का। ठीक है, तो बच्चों जो चल रहा होता है समय वह होता है वर्तमान काल, और जो बीत चुका होता है वह समय होता है भूतकाल, और जो आने वाला समय है वो होता है भविष्यत काल। तो ऐसे ही हमें ये जो दिए गए वाक्य है ये बदलने हैं। पहला वाक्य है, गरीब परिवारों के बच्चे भी गुरुकुल आते थे। ये भूतकाल का उदाहरण इन्होंने दे रखा है। अब हमें एक वर्तमान काल और एक भविष्यत काल का इसको बदलना है। सबसे पहले हम वर्तमान काल में बदलते हैं, गरीब परिवारों के बच्चे भी गुरुकुल आते हैं। ये तो हो गया वर्तमान काल। इसके बाद भविष्यत काल में बदलते हैं, गरीब परिवारों के बच्चे भी गुरुकुल आएंगे। अगला वाक्य है, सभी बच्चे गुरुकुल में रहकर आचार्य जी की सेवा करेंगे। ये भविष्यत काल है। अब हमें वर्तमान काल और भूतकाल में इसको बदलना है। सबसे पहले हम वर्तमान काल में बदलते हैं, सभी बच्चे गुरुकुल में रहकर आचार्य जी की सेवा करते हैं। अभी भूतकाल में बदलते हैं, सभी बच्चे गुरुकुल में रहकर आचार्य जी की सेवा करते थे। अगला वाक्य है, तीनों शिष्य साय घूमने जाते हैं। ये वर्तमान काल का उदाहरण दे रखा है इन्होंने। अब हमें भूतकाल और भविष्यत काल में इसको बदलना है। सबसे पहले हम भूतकाल में बदलते हैं, तीनों शिष्य साय घूमने जाते थे। ये तो हो गया भूतकाल का। अभी भविष्यत काल में बदलते हैं इसको, तीनों शिष्य साय घूमने जाएंगे। तो बच्चों ये मैंने आपको जो पाठ है वो पढ़ाया है, अभ्यास इसका करवाया है, भाषा बोध कराया है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी को जो ये अभ्यास कार्य है अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, विटामिन डी क्रिएट स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड विटामिन सी हेल्प आवर बॉडी टू हील इन केस ऑफ एन इंजरी। जब हमें कोई चोट लग जाती है तो विटामिन सी से ठीक होता है, और अगर हमारे बोन्स वीक है तो वो किससे ठीक होगा? विटामिन डी से। विटामिन आर ऑफ टू काइंड। विटामिन कितने टाइप के होते हैं? टू, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फर्स्ट इज फैट सॉल्युबल। विटामिन ए, डी, ई एंड के, these 4 vitamins are fat soluble vitamins.
इन द लीवर, हमारी बॉडी के लीवर में। दे वेट अंटिल द बॉडी नीड्स देम, वो कब तक वहाँ पे रहेंगे जब तक हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत नहीं होगी। व्हेन इट इज़ टाइम फॉर देम टू बी यूज, ये जब इनका टाइम आएगा कि वो उस फैट को यूज़ करें, दे आर कैरिड व्हेन नीडेड, जब इनको ज़रूरत होगी तो वो उनको ले लेते हैं वहाँ से। वाटर soluble vitamins include vitamin C and big group of vitamin B. Vitamins, water soluble vitamin is include in both vitamin C and big group of vitamin B. When we eat food rich in water soluble vitamin, जब हम water soluble vitamins खाते हैं, the vitamins doesn't get stored but travel through the blood stream. तो क्या होता है, वो जैसे इसमें वाइटामिन जो थे फैट सॉल्युबल वाइटामिन, इसमें क्या था, हमारे टिश्यू में फैट स्टोर हो रहा था, इसमें क्या होता है, फैट स्टोर नहीं होता। जो भी वाइटामिन होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, कैसे, ब्लड स्ट्रीम के साथ। जो भी हमारा रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, खून होता है, उसके साथ ट्रैवल करता है। Whatever the body doesn't use gets thrown, जिसका हमारी बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, थ्रोन आउट एज वेस्ट, तो हमारी बॉडी उनको वेस्ट के रूप में बाहर निकाल देती है। इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस वाइटामिन फॉर द बॉडी, वाइटामिन की इम्पोर्टेंस क्या है वो अब हम रीड करेंगे। नाउ फैट सॉल्युबल वाइटामिन, विटामिन ए, फैट सॉल्युबल विटामिन की जो ये टेबल है उसमें फंक्शन और सोर्सेज दिए हुए हैं। फर्स्ट इज हेल्प मेंटेन पावरफुल विजन एंड हेल्थी स्किन। जो विटामिन ए होते हैं वो किसमें हेल्प करते हैं, पावरफुल विजन में, जो हमारी दृष्टि होती है उसमें, और हेल्थी स्किन, जो हमारी स्वस्थ त्वचा है उसमें, बिल्ड्स अप एंड मेंटेन द इम्यून सिस्टम, तो हमारे इम्यून सिस्टम उसको मेंटेन करता है। सोर्सेज जहाँ से हमें विटामिन ए मिलता है, लीफी डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स से, डार्क ऑरेंजेस से, फ्रूट सच एज apricots and vegetables such as carrots, sweet potato and pumpkin, dairy products such as cheese, cream and butter. Next, vitamin D help absorb calcium, ये किसमें हेल्प करती है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने। Essential for strong teeth and bones, किसके लिए जरूरी होती है, स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स के लिए। इससे मिलती है एग योक, फिश ऑयल, लीवर, मिल्क एंड सनलाइट। नेक्स्ट इज विटामिन के। विटामिन के हमें किससे फंक्शन क्या होता है, नीडेड फॉर प्रॉपर ब्लड सॉर्टिंग, जो खून का थक्का होता है उसको जमाने में हेल्प करता है। और किससे मिलता है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल से, कैबेज एंड मिल्क। नेक्स्ट विटामिन ई, विटामिन ई का वर्क क्या होता है, प्रोटेक्ट सेल को, जो हमारी सेल कोशिका होती है उसकी दीवारों को प्रोटेक्ट करता है। इससे मिलता है प्लांट ऑयल सच एज सोयाबीन एंड होल ग्रेन प्रोडक्ट्स एंड नट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टेबल इज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फर्स्ट विटामिन बी1, वाटर सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहले कौन आएगा, विटामिन बी। क्या होते हैं, थायमाइन, क्या बोलते हैं इनको, थायमाइन। फंक्शन क्या होता है, इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर नर्व फंक्शन, जो हमारी नसों का जो फंक्शन है उसको प्रॉपरली वर्क कराता है। किससे मिलता है, होल ग्रेन ब्रेड, सीरियल्स, लेग्यूम्स, जो फलियां होती हैं लेग्यूम्स, एंड नट्स एंड सीड्स। नेक्स्ट विटामिन बी2, राइबोफ्लेविन, इससे क्या फंक्शन होता है, इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्मल विजन, जो हमारा दृष्टि होती है, जो हम देखते हैं, नॉर्मल विजन जो होता है, और हेल्थी स्किन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इससे मिलता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन ब्रेड एंड सीरियल्स। नेक्स्ट विटामिन सी, विटामिन ऑल बिग ग्रुप ऑफ विटामिन बी एंड सी आर इंक्लूडेड इन वाटर सॉल्युबल विटामिन। सो लेट्स स्टार्ट विटामिन सी। फंक्शन एंटीऑक्सीडेंट, इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्थी इम्यून सिस्टम। ये किसके लिए एंटीऑक्सीडेंट होता है और किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा, एड्स के लिए, इन आयरन एब्जॉर्प्शन,
and vegetables such as cabbage, strawberries, peppers, tomatoes, potatoes, lettuce, and papayas, melon, oats, kiwi. Okay. Now students, our next topic is minerals. Minerals क्या होते हैं? खनिज पदार्थ. The two kinds of minerals the body needs are macro minerals. हमारी बॉडी को 2 टाइप के मिनरल्स की नीड होती है, मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स. मैक्रो मीन्स लार्ज. मैक्रो मीन्स क्या होता है? बड़ा, लार्ज. और बॉडी नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ मैक्रो मिनरल्स. हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में मैक्रो की जरूरत होती है. द मैक्रो मिनरल्स ग्रुप कंप्राइजेस कैल्शियम. मैक्रो मिनरल में कौन कौन से ग्रुप क्या क्या इंक्लूड होते हैं? कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटाशियम. ओके. Our body needs just a tiny bit of each trace mineral. हमारी बॉडी को कम मात्रा में ट्रेस मिनरल की जरूरत होती है. ट्रेस मिनरल में क्या क्या इंक्लूड होता है? आयरन, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन एंड जिंक. इम्पोर्टेंस ऑफ सम एसेंशियल मिनरल्स फॉर द बॉडी. क्या क्या इंपोर्टेंस होती है? कुछ एसेंशियल मिनरल्स दिए हुए हैं यहाँ पे टेबल में. फर्स्ट, इस मिनरल कौन सा मिनरल है? कैल्शियम. कैल्शियम का फंक्शन क्या है? हेल्प बिल्ड स्ट्रॉन्ग हेल्थी बोन्स एंड टीथ. हमारी जो हड्डियां और दांत होते हैं उनको मजबूत बनाता है. किससे मिलता है? डेयरी प्रोडक्ट सच एज मिल्क, चीज, योगर्ट, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज ब्रोकोली, होल ग्रेन सीरियल्स. नेक्स्ट, आयरन. नेक्स्ट मिनरल क्या है? आयरन. The body needs iron to transport oxygen from the lungs to the rest of the body. हमारी बॉडी को आयरन की जरूरत क्यों होती है? ऑक्सीजन ट्रांसफर करने के लिए लंग्स टू रेस्ट ऑफ द बॉडी. इम्पोर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. और जो हमारी बॉडी में खून बनता है, हीमोग्लोबिन रुधिर जो कणिकाएं होती है वो बनाने में हेल्प करता है. विच इज द पार्ट ऑफ द रेड ब्लड सेल. किसका पार्ट होती है? रेड ब्लड सेल्स का. दैट कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी. जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को दूसरे पार्ट्स तक लेके जाती है. किससे मिलती है? हमारा ब्लड जो है वो हमें आयरन से मिलता है. और इससे सोर्सेज क्या क्या हैं? रेड मीट, फिश सच एज ट्यूना. जो फिश है, ट्यूना क्या है? फिश है. एंड सैल्मन आल्सो ए फिश. एग्स, लेंटिल्स, ड्राई fruits such as raisins, leafy green vegetables such as broccoli, whole and enriched grains such as wheat and oats. Oats क्या होती है? Jai. Fruits such as apple and pomegranate. Okay. Is potassium keep the muscles and nervous system working properly. पोटाशियम क्या करता है? हमारे मसल्स और नर्वस सिस्टम को काम करने में हेल्प करता है. मेक्स श्योर दैट द अमाउंट ऑफ वाटर इज जस्ट राइट बिटवीन द सेल्स एंड द बॉडी फ्लूइड. हमारी बॉडी की सेल और बॉडी फ्लूइड के बीच में वाटर की जो मात्रा है वो सही है या नहीं है, वो वर्क करता है मसल्स. ओके. किससे मिलता है? बनाना, टोमेटो, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो विद स्किन ग्रीन वेजिटेबल्स such as peanuts, broccoli, citrus fruits such as orange, low-fat milk and yogurt, beans and lentils. Okay. Next is iodine. Iodine जो है वो किसमें हेल्प करता है? necessary for the production of thyroid hormone. Thyroid hormone बनाने में हेल्प करता है. Thyroid hormone help the body use energy. थायराइड जो हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी को यूज करने में हेल्प करता है. स्टे होल, हमारी बॉडी को गर्म रखता है. कीप द ब्रेन, हार्ट एंड मसल्स एंड अदर ऑर्गन वर्किंग प्रॉपर्ली. जितने भी अंग है हमारी बॉडी के सभी इनको वर्किंग कराता है प्रॉपर्ली. और किससे मिलता है? आयोडाइज साल्ट से मिलता है. आयोडीन वाले साल्ट से, आयोडीन वाले नमक से. नेक्स्ट है जिंक. जिंक हेल्प मेंटेन द बॉडी इम्यून सिस्टम. जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसको मेंटेन करता है. एक सेल्स को ग्रोथ हेल्प हील बाउंस एंड कट. जो भी हमारी बॉडी में बाउंस और कट जो भी घाव लग जाते हैं, कट लग जाता है, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है. इससे मिलता है मीट, चिकन, कैश्यू, आलमंड्स एंड पीनट, बीन्स एंड लेंटिल्स. नेक्स्ट, फाइबर और प्रोटीज. फाइबर और प्रोटीज क्या होते हैं? तो फाइबर और प्रोटीज इन आवर डाइट इज नॉट डाइजेस्टेड. फाइबर और प्रोटीज
to pass easily through the digestive system. ये हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें जो दूसरा खाना होता है उसको पास करने में हेल्प करता है एंड द सपोर्ट डाइजेशन को पाचन में हेल्प करता है. नेक्स्ट इट हेल्प इन द स्मूथ एक्सक्रिएशन. और ये एक्सक्रिएशन जो भी वेस्ट हमारी बॉडी से निकलता है उसको स्मूथली एक्सक्रिएट करने में हेल्प करता है एंड फ्रॉम दी बॉडी प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन. और जो हमारी बॉडी में कब्ज हो जाती है उससे हमें बचाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज ए हाई फाइबर डाइट में आल्सो हेल्प मेंटेन प्रॉपर वेट. अगर आप ज्यादा मात्रा में फाइबर लेते हो तो आपका वेट प्रॉपर्ली मेंटेन रहेगा. नेक्स्ट इज वाटर. वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल बॉडी फंक्शन एंड फॉर लाइफ. जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है. इट मेक्स अप मोर देन हाफ ऑफ आवर बॉडी वेट. ये हमारी बॉडी के हाफ वेट को मेंटेन करता है, बनाता है. मैनी वाइटल बॉडी प्रोसेस डिपेंड ऑन वाटर. बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है वो निर्भर करती है पानी पे. फॉर एग्जांपल ब्लड विद which contain a lot of water carries oxygen to all these cells. तो क्या करते हैं वाटर सेल ऑक्सीजन को कैरी करता है. कहाँ तक कैरी करता है, कहाँ पहुँचाता है, हमारी कोशिकाओं में ऑफ दी बॉडी. विदाउट ऑक्सीजन those tiny cells would die. बिना पानी के बिना ऑक्सीजन के क्या होगा, ये सेल्स मर जाएंगी एंड द बॉडी would stop function. और हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी. नेक्स्ट वाटर also help in digestion and elimination of waste. जो वाटर होता है वो हमारे पाचन में और वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है. वी डोंट गेट वाटर ओनली फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर. हमें पानी ड्रिंकिंग वाटर से नहीं मिलता है. एनी फ्रूट वी ड्रिंक कंटेन वाटर. जो भी हम तरह चीजें खाते हैं उससे हमें पानी मिलता है. बट वाटर एंड मिल्क आर द बेस्ट चॉइस. लेकिन वाटर और मिल्क क्या है, बेस्ट चॉइस है लिक्विड के. फ्रूट एंड वेजिटेबल्स सच एज वाटरमेलन, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरीज, प्लम, ऑरेंज, कैबेज, स्पिनच एंड टर्निप कंटेन गुड परसेंटेज ऑफ वाटर. इन सभी में भी ज्यादा मात्रा में पानी होता है. उसमें ड्रिंकिंग 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे इज हेल्थी हैबिट. हमें रोज 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए. बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है. नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होती है, डाइट इज द फूड वी ईट रेगुलरली. डाइट क्या होती है, जो खाना हम रोज खाते हैं तो उसके हेल्थी स्वस्थ रहने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव बैलेंस डाइट. ये हमारी बैलेंस डाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ये बैलेंस डाइट कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट. बैलेंस डाइट में सभी सही मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स इन द करेक्ट अमाउंट. करेक्ट अमाउंट में होते हैं वो बैलेंस डाइट है. इट ऑल्सो इंक्लूड roughage and sufficient amount of water also. Now students, junk food क्या होते हैं, food that has too much of some things that the body doesn't need or can not much of things that bodies need to refer to junk food. जंक फूड वो होते हैं जो हमारी बॉडी को जिनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत नहीं होती वो जंक फूड होते हैं. फास्ट फूड सच एज पिज्जा, बर्गर, फैटी फूड्स, fizzy drinks, कैंडी, चॉकलेट्स आर फन टू हैव समटाइम. ये सब चीज़ें हमें कुछ टाइम तो खाने में मज़े आते हैं, अच्छी लगती है, बट बाद में क्या होता है, बट इट्स नॉट गुड टू हैव देम वेरी ऑफन. अगर हम रेगुलर इसको बार बार खाएंगे तो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं. मोस्ट जंक फूड कंटेन ए लॉट ऑफ शुगर. बहुत सारा जंक फूड होता है जिसमें शुगर, साल्ट और फैट होता है. तो अवर बॉडी नीड्स देम. हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है बट इन लिमिटेड अमाउंट, थोड़ी मात्रा में होती है. और व्हेन वी ईट टू मच ऑफ जंक फूड, अगर हम ज़्यादा मात्रा में जंक फूड लेते हैं वी मिस आउट ऑन गेटिंग इनफ अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट. लेकिन जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट, विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में नहीं आ पाते थे. सम अदर इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड आर. कुछ जो बीमारियां हो जाती है जंक फूड से वो क्या क्या है, ओबेसिटी, मोटापा, डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है पाचन तंत्र में, और फटीग एंड वीकनेस, थकान हो जाती है और कमजोरी आती है. नेक्स्ट में एडवर्सली इफेक्ट किडनी, लीवर एंड अदर वाइटल ऑर्गन. तो ये बहुत ही प्रतिकूलता से हमारी किडनी, लीवर और जो बड़े महत्वपूर्ण अंग है उन पे इफेक्ट डालता है. और नेक्स्ट टॉपिक इज फूड प्रेजर्वेशन. फूड को हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं. ईटिंग फूड दैट इज क्लीन एंड फ्रेश इज इक्वली
जो खाना हम खाते हैं वो साफ और कैसा होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। स्टॉल और डर्टी फूड में लीड टू हजार्ड सच एज योर स्टमक पेन। अगर हम स्टॉल का खाना खाएंगे, जो बाहर मिलता है, गलियों में मिलता है, रेडी का जो खाना होता है, वो अगर हम खाते हैं तो वो हमें नुकसान देता है, हमारे पेट में पेन हो सकता है उससे, एंड फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द हो सकता है। फूड प्रिजर्वेशन इज अ टर्म फॉर द डिफरेंट प्रोसेसेस दैट हेल्प टू प्रिजर्व फूड। ये अलग अलग प्रोसेस है जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं और स्टॉप इट फ्रॉम बिकमिंग स्टार, और इसको बेकार होने से बचा सकते हैं, बासी होने से बचा सकते हैं, और अनफिट फॉर कॉन्स्टिपेशन कंजप्शन, और इसको स्टोर करके रख सकते हैं, अनफिट होने से बचा सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड आर यूज्ड so that food can be stored safely for consumption or a longer period of time। और फूड कंजर्वेशन करके, प्रिजर्व करके हम लंबे टाइम तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं, एक लंबे टाइम पीरियड के लिए। फूड प्रिजर्वेशन इन्वॉल्व प्रिजर्विंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। फूड प्रिजर्विंग से क्या होता है, जो बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, सूक्ष्म जीव, जो क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल करते हैं, उससे बचाता है। ओके, सम मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। कैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग हीट टू फूड। कैनिंग में क्या होता है, खाने को गर्म किया जाता है एंड सील इन ए जार, और किसी भी जार के अंदर डाल देते हैं इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि वो खाना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिस्ट्रॉय ना हो, दैट कैन कॉज फूड स्पॉइलिंग, और इससे क्या हो सकता है, फूड खाना जो है वो खराब हो सकता है। कैनिंग टेक्निक स्टॉप स्पॉइलेज बाय हीटिंग। कैनिंग भी ऐसी टेक्निक है जिससे हम स्पॉइल करके, स्पॉइलेज हो सकता है खाने का, उसको बचा सकते हैं हीट करके, खाने को गर्म करके, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए। एंड किलिंग अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं। ड्यूरिंग द कैनिंग प्रोसेस एयर इज ड्राइवन फ्रॉम द जार। इस प्रोसेस में जो एयर होती है वो जार के अंदर नहीं जाती, एंड वैक्यूम इज फॉर्म एट द जार कूल्स एंड सील। और इससे क्या होता है, जो जार है वो बिल्कुल वैक्यूम की तरह एक्ट करता है और बिल्कुल सील होता है। कैनिंग इज द पॉपुलर वे ऑफ प्रिजर्विंग फ्रूट, वेजिटेबल, मीट। इन सभी को प्रिजर्व करने में ये फेमस मेथड है। नेक्स्ट, साल्टिंग इज ए ओल्ड मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। नमक डाल के फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। इन इट साल्ट इज एडेड टू प्रोडक्ट्स मेनली मीट एंड फिश टू ड्रॉन आउट मॉइस्चर। मॉइस्चर से बचने के लिए इसमें साल्ट को ऐड करते हैं। दिस lowers the bacterial content and make food adaptable for later use। और इससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो उसमें उनकी ग्रोथ नहीं होगी और उसको हम बाद में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, पिकलिंग इन्वॉल्व सोकिंग द फूड इन अ साल्ट सॉल्यूशन। पिकलिंग में क्या होता है, हम जो फूड है उसको सोक करके, निचोड़ के क्या करते हैं, नमक वाले सॉल्यूशन में डाल देते हैं। व्हेन इट हैज पिकल्ड फॉर, जैसे अचार बनाते हैं, पिकल्ड फॉर द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम, इट इज ट्रांसफर्ड टू अ जार फुल ऑफ विनेगर। उसको विनेगर सॉल्यूशन में डाल देते हैं और जितने टाइम के लिए हमें अचार चाहिए उसको यूज कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट वी कैन यूज द कैनिंग मेथड टू प्रोड्यूस वैक्यूम सील। इसकी जगह हम कैनिंग मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे our reading of this chapter is completed. I hope you will understand very well